Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग 10th की गज़ल नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसे ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम शायर की जान पहचान देखते हैं। ज़फ़र गोरखपुरी 5 मई 1935 को ज़िला गोरखपुर के गांव बेदोली बाबू में पैदा हुए। वो बचपन ही में अपने खानदान के हमरा यानी खानदान के साथ मुंबई में मुंतकिल हो गए थे। ज़फ़र गोरखपुरी तरक्की पसंद शायरों में एक मोतबर मकाम रखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए नहायत ही खूबसूरत नज़में कही है। सच्चाइया, तेशा, वादिये संग, गोखरू के फूल, चिराग चश्मे तर, हल्की ठंडी ताज़ी हवा, मिट्टी को हंसाना है वगैरह उनकी जो है शेरी मजमूए है। 1993 में वो मौलमी के पेशे से सुबकदोश हुए। फिल्मों से भी वो वाबस्ता रहे और फिल्मों के लिए गीत के अलावा जो है उन्होंने कवालियाँ भी लिखी। 30 जुलाई 2017 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। गज़ल देखते हैं, काफ़ी अच्छी गज़ल है। बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। शायर कहते हैं कि वक्त और हालात की ज़दे पड़ने से यानी कि जो है ज़िंदगी की सऊबतें मुसीबतें बर्दाश्त करने से अगर मेरा बदन झुलस कर सांवला भी पड़ गया तब भी मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मेरा दिल जोश अमल से जो है वो मुनव्वर है, ताबा है, रोशन है। मैं दिल की रोशनी में अपनी राह मुतय्यन कर लूँगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सूरज बनकर चारदांग आलम पर फैल जाऊँगा और हर चीज़ को रोशन और ताबनाक कर दूँगा। सारी दुनिया मेरे अफकार और ख़यालात यानी मेरे ख़यालात के एहसास के अहमियत और ज़रूरत को समझेगी। इस शायर यहाँ इस तरह की बात कहना चाह रहे हैं कि अगर जो है वो इंसान का जिस्म जो है वो उतना दिलकश, उतना रौनक ना हो उसमें, और बदन अगर ख़राब भी हो तो उनका अगर किरदार रोशन होगा तो वो जो है वो हर बुरी चीज़ से बच जाएंगे। अगर उनका किरदार रोशन होगा तो उन पर लगे इल्ज़ामात जो है वो बरी कर दिए जाएंगे, और क्योंकि उनका ज़मीर पाक है और उनका जो ये ज़मीर पाक और साफ़ है, उनका ये रोशन किरदार है, वही जो है वो उनकी ज़िंदगी की राह मुतय्यन करेगा और वो जो है वो दुनिया में सूरज बनकर चमकेंगे। नज़र आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। अब यहाँ जो है वो शायर अपने महबूब से, दोस्त से मुखातिब है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दुख दर्द का साथी हूँ, तुम जब भी रोओगे तो तुम्हारे आंसुओं में मुझे तुम्हारी झलक दिखाई देगी, तुम्हारे आंखों से टपके हुए आंसू मेरे अपने आंसू होंगे। यानी शायर कह रहे हैं कि ए दोस्त, जो तूने मेरी ये ज़िंदगी जो है मेरे वजूद को ख़राब किया है, तुझे इस पर जो है वो पछतावा ज़रूर होगा और जब तू रोएगा तो तेरे आंसुओं में जो है मेरी झलक दिखाई देगी। और शायर कहते हैं कि तुम जो है अगर मेरे आंसुओं की मोतियों को खाक में मिलाकर मुझे बेवकूफ़ साबित करना चाहोगे तब भी मैं पानी से उसी तरह निकलूंगा जिस तरह समुंदर में से मोती निकलते हैं। यानी चाहे दोस्त जो है वो कितनी ही कोशिश कर ले अपने इस ख्याल को मिटाने की, लेकिन शायर की हैसियत, शायर की अहमियत और उनका वजूद जो है वो बरकरार रहेगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। शायर यह कह रहे हैं कि मेरी शख्सियत जो है वो अपने ख़ानदान में खास अहमियत रखती है, कदर व कीमत की हामिल है। अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए शायर ने खुद को अपनी घर की दीवार का खूबसूरत रंग कहा है। यानी कि घर की जो खूबसूरती है, घर की इज्जत है, उसमें जो है वो शायर को बड़ी अहमियत हासिल है। और ये रंग अगर दीवार से निकलेगा तो घर वालों की नादानी से निकलेगा। ये रंग यानी यहाँ मुराद शायर है कि अगर शायर कह रहे हैं कि मैं अगर अपने घर वालों की नज़रों में खटकने लगूंगा तो मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा और फिर जो है वो ये घर बेरौनक हो जाएगा, बेकैफ होकर रह जाएगा, इसमें जो है वो किसी तरह की कोई चाह नहीं रह जाएगी। तो अगर मैं इस घर से निकला या ये खूबसूरत रंग जो है वो इस घर से निकला तो ये जो है वो घर वालों की नादानी यानी उनकी बेवकूफ़ी की वजह से ही निकलेगा। और एक बार जो मैं इस घर से निकल जाऊँ तो इस घर की इज्जत और आबरू सब जो है वो चली जाएगी। ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूँगा। फांस यानी एकदम जो बारीक से ऐसे ज़र्रा होता है लकड़ी का, जो अक्सर जो है वो अगर स्किन पर या उंगली वगैरह पर लग जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, बहुत चुभन रहती है और आसानी से दिखता नहीं है। असल में वो बहुत बारीक रहता है, उसको पहले देखना पड़ता है, ढूंढ कर फिर निकाला जाता है। तो शायर वही कहता है कि ज़मीरे वक्त में यानी ज़माने में मैं एक फांस की तरह पेवस्त हूँ, यानी मैं जो है वो मेरी हैसियत एक फांस की है क्योंकि वो आसानी से निकलती नहीं है। मैं भी इस तरह से जो है वो आसानी से निकलने वाला
नहीं हूँ, यानी मैं, मेरे ख्यालात जो है वो, मेरी सोच है वो हमेशा जो है वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो बोलती रहेगी, उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनकी मुखालिफत हमेशा करती रहेगी। और अगर ज़माना ये समझता है कि वो मुझे खुरेद कर फेंक देगा तो वो उसकी भूल है, क्योंकि मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं हूँ जो बड़ा सा टुकड़ा और उसे हटा दिया जाए। मैं एक फांस हूँ, एक जो है वो छोटी सी चीज़ हूँ, लेकिन वो कितनी तकलीफ़ दे सकती है। शायर वही कह रहा है कि जो भी ज़माने में जो भी चीज़ें होगी और जो भी जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ होगी, मैं हमेशा जो है वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, और मुझे रोकना जो है वो इतना आसान नहीं है। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊँगा जिस दिन परेशानी से निकलूँगा। शायर कहते हैं कि मुसाइब व आलाम यानी मुसीबतें और फ़िक्र व परेशानी से मेरा बड़ा गहरा और अटूट नाता यानी रिश्ता है। मेरी फ़िक्र और परेशानियाँ हमेशा मेरे साथ लगी रहती है, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ती। और अब जो है वो शायर की तकलीफ़ें इस कदर हो गई कि शायर को अब जीने का मज़ा जो है वो परेशानियों में आने लगा है। सारी सऊबतों को, सारी मुसीबतों को, सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए जीना मेरी ज़िंदगी का, यानी शायर की ज़िंदगी का मामूल बन गया है। जिस दिन शायर कहते हैं कि मुझे परेशानियों से निजात मिल जाएगी, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, यानी मैं बेमौत मर जाऊंगा। यानी शायर की जो ज़िंदगी का मज़ा है वही ख़त्म हो जाएगा जिस दिन उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। अब जो है इसके मश्की सवालात देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शायर के नज़र आने की जगह और वजह लिखिए। तो शायर जो है वो दोस्त की आंखों से रवा होने वाले आंसुओं में नज़र आएगा, क्योंकि दोस्त ने जिस तरह शायर के वजूद को ख़राब किया है वो एक ना एक दिन उस पर ज़रूर पछताएगा और रोएगा। ज़माने को शायर का चैलेंज वाज़ह कीजिए। ज़माने को शायर का चैलेंज है कि ज़माना उसे कमज़ोर ना समझे। जिस तरह जिसमें धंसी हुई फांस को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह उसके इनकलाबी ख्यालात और अफकार को भी दिलो दिमाग से महव नहीं किया जा सकता। वो भी जो है वो ज़मीरे वक्त में फांस की तरह पेवस्त है, यानी उसकी जो ख्यालात है, उसके सोच के दायरे हैं, वो दूर दूर तक फैले हुए हैं और लोगों को उससे मुतासिर वो करता रहेगा। गज़ल के हवाले से अपनों की नादानी का नतीजा लिखिए। एक कहावत मशहूर है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल, यानी किसी बेवकूफ़ के साथ दोस्ती करना जो है वो अपने आप मुसीबत है। तो इसी तरह अपनों की नादानी भी बड़ी परेशान कुन और तकलीफ़दा होती है। अपनों की नादानियों से दिल बर्दाश्ता होकर, थक हार कर, परेशान होकर, टूट कर जो है वो इंसान राह फरार इख्तियार करता है, यानी छोड़कर चले जाता है। अपनों की नादानियाँ और नासमझियों की वजह से बसे बसाए घर तबाह बर्बाद होते हैं और ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती है। ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत। इस मिसरे के मफहूम को, यानी इस मिसरे के मानी को जो है वो बताना है, तो किसी एक जगह से एक बड़ी लकड़ी को निकालना आसान होता है, लेकिन तिनके के मामले में पहली दिक्कत, पहली तकलीफ तो ये होती है कि वो नज़र ही नहीं आता। उसके निकालने के मरहले तो बाद में आएंगे। शायर ने अपने आप को भी यहाँ कम हैसियत बताने के साथ साथ अहम बताया है। असली सरगर्मियों में उसकी शमूलियत के दर्जे को ना फरामोश कर सकते हैं और ना ही दरगुजर से काम लिया जा सकता है। शायर कहते हैं कि मैं ज़मीरे वक्त में फांस की तरह पेवस्त हूँ, यानी हर दौर और हर ज़माने में मैं खटकता रहूँगा और जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है ज़मीर को कचौके लगाता रहूँगा, यानी उसकी मुखालफत करता रहूँगा। गज़ल के कवाफ़ी को अबजदी तरतीब में लिखिए। अब जो है ये अबजदी तरतीब क्या होती है, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, वही चीज़ जो है उर्दू में होती है। तो इसके लिए आपको पहले उर्दू की हुरूफ़ तहजी याद होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम गज़ल के काफ़िए इकट्ठा करेंगे। ताबानी, पेशानी, पानी, नादानी, आसानी और परेशानी। अब इसको जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले जो है आसानी आएगा, उसके बाद पानी और परेशानी, पेशानी, तीनों जो है वो पे से शुरू होते हैं। तो इसका हम जो है वो दूसरा हुरूफ देखेंगे, तो अलीफ, रे और ये है। तो इसको अब जो हम लगाएंगे तरतीब से, तो पानी पहले आएगा, फिर परेशानी, फिर पेशानी, उसके बाद ताबानी और नादानी। आगे है गज़ल के कवाफ़ी में दो नए काफ़ियों का इजाफा कीजिए, यानी जो काफ़िए पीछे गए उससे मिलते जुलते जो है वैसे अल्फाज हमको और लिखने हैं। तो हम बहुत से बना सकते हैं, हैरानी है, जवानी, मनमानी, कहानी, नानी, पशेमानी। गज़ल का रदीफ़ लिखिए। रदीफ़ यानी जो गज़ल के आखिर में जो है लफ्ज़ रिपीट होता है, तो से निकलूँगा, ये जो है वो इस गज़ल में इस्तेमाल हुआ है। सो विद दैट नोट हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझा। अगर नहीं होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।